नमस्कार दोस्तों, यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं, जो कि है कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में कि यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रिसेंटली ज्वाइन किया है। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएट इंडिया ने किया था, तो बट यूएसए ने इसे अभी ज्वाइन किया है। मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 5-6 ईयर्स यूएसए ने इसे ज्वाइन किया है। तो हम इस लेक्चर में इन डेप्थ ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएसए भी कहते हैं, ये है क्या चीज़, और यूएसए ने इसे अभी क्यों ज्वाइन किया, पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और ये इनिशिएटिव ओवरऑल है क्या, इसके बारे में हम आपको बेसिकली इसके बारे में हम इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम पर जितने भी लेक्चर्स हैं उसके अपडेट्स बहुत सबसे पहले, और जितने नोट्स हैं वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप क्वालिटी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहाँ पर, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और रिवीजन पर्पज़ से भी। चलिए चलते हैं आगे। फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो ये आईएसए है, व्हाट वाज दैट, ये था क्या। तो हम इसको बहुत ही क्रिस्प वे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, ये इनिशिएटिव जो था वो इंडिया ने इनिशिएट किया था, और इसके अंडर में कंट्रीज़ कौन कौन सी आते थे ड्यूरिंग द इट्स इनिशिएशन टाइम। जो कंट्रीज़ थे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी कंट्रीज़ थे वो इसके अंदर इंक्लूड हुए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही होगा 23.5 पे जो है नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में। तो ये बेसिक सी जोग्राफी की जानकारी थी। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जितने भी कंट्रीज़ आते थे वो सारे कंट्रीज़ इसका पार्ट थे। बट लेटर में क्या हुआ कि जैसे जैसे इस पर्टिकुलर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशिएटिव था, जैसे जैसे इसका रेलेवेंस बढ़ता गया तो और भी कंट्रीज़ ज्वाइन होते गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका गोल क्या था। इसका गोल है 1000 गीगावाट सोलर पावर का जनरेशन करना, कैपेसिटी का, बाय द ईयर 2030। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे एसडीजी गोल हैं, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हमें जो अपने गोल्स हैं उनको 2030 तक अचीव करना है, और उसमें क्लाइमेट रिलेटेड काफ़ी सारे गोल्स हैं। तो आप उससे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो टारगेट है वो कितने का है। तो इस आपका टारगेट जो है दैट इज़ योर 1000 गीगावाट, और ये हमें कब तक अचीव करना है, बाय द ईयर 2030। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने के लिए है कि अभी तक तो ये था, मतलब जो इनिशियली तो ये था कि जो कंट्रीज़ थे वो केवल यही कंट्रीज़ इसे ज्वाइन कर सकते थे। बट लेटर जो आपका ये इनिशिएटिव था, इसको सारे कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया गया। दैट मीन्स कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, साउथ अमेरिकन भी, नॉर्थ अमेरिकन, सारे कंट्रीज़, सारे नेशंस आपके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में और डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये वैसे क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में आया भी हुआ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है कि जो हमारा ये आईएसए है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका आंसर देने वाला हूँ, आपको स्लाइड में भी मिलने वाला है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में आ चुका है एज अ वन लाइनर फॉर्म, तो आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईएसए का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेक्स्ट थिंग है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि ये इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। देन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 124 कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव, दिस अलायंस। देन इनिशियली व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रीज़ थी, केवल इन्हें ही इसमें इसका पार्ट बनाया गया। बट लेटर ये सबके लिए अवेल कर दिया गया। बट इम्पॉर्टेंट बात जानने की जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है कि इनिशियली तो केवल यहाँ इसी रीजन की कंट्रीज़ थी, जो लेटर ऐड हुई। लेटर कंट्रीज़ के पास
वोटिंग राइट्स नहीं थे। क्या मतलब हुआ इसका? दैट मीन्स कि जो आपकी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इनके पास तो सारे राइट्स होंगे ही होंगे अलायंस में, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स। बट जो हमारे इन रीजन्स के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कंट्रीज़ इस रीजन में आती हैं या इस रीजन में हैं, जो इन दो लाइंस के बाहर हैं, इन कंट्रीज़ के पास राइट्स तो होंगे सारे एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्पेशली इसको स्पेसिफाई भी किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जो कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर हैं, उन कंट्रीज़ के पास वोटिंग राइट्स नहीं होगा। अब ये एग्ज़ाम में आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, लाइक कि आईएसए में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको ये पॉइंट्स इसलिए भी बताता चलता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट फॉर्म में आजकल आप देख रहे होंगे हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में दिए होते हैं। अगर हम केवल और केवल पॉइंट्स में चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमसे कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए ये जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बताता चलता हूँ। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका हेड क्वार्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताने के लिए बोला था, जिन्होंने कमेंट में इसका आंसर दिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम बेसिकली गुड़गांव का नया नेम, गुड़गांव आप जानते हैं, उसी का नाम, मतलब अब इसे गुरुग्राम कहा जाता है। देन इंडिया ने इसका फाउंडेशन स्टोन को ले किया था, जैसा कि ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये उस टाइम पर भी काफ़ी करंट में था कि मोदी जी और फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिस होलैंडे ने इसको, इस इनिशिएटिव को इनिशिएट किया था। तो स्लाइड कहाँ गई, सॉरी। देन अपने सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं। यूएसए ने अभी इसे हालिया में ज्वाइन किया है, और यूएसए ने ज्वाइन करते साथ साथ यूएसए हैज़ बिकम 101st मेंबर कंट्री, 101 मेंबर कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया है। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जानने का ये है कि यूएसए ने जो इसे ज्वाइन किया है, इसका आगे चल के क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। बट जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका जो हेड क्वार्टर है इट इज़ देयर इन योर गुड़गांव या गुरुग्राम से गुड़गांव यहाँ पर लिखा है, इसका न्यू नेम है अभी गुरुग्राम। तो अगर ऑप्शन में गुड़गांव आता है या गुरुग्राम आता है तो आप दोनों को ही सही मान के चलेंगे। आईएसए का टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है 1000 गीगावाट की एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी के रूप में जनरेट होगी, इसकी कैपेसिटी को 2030 तक के डेवलप करना। दैट मीन्स बाय द ईयर 2030 वी विल बी जनरेटिंग 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी। ये आईएसए का टारगेट है। देन 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस 2030 गोल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी आपने देखा होगा, वैसे तो ऑफिशियली देखे तो इंडिया ने जो ऑब्लाइज किया है खुद के लिए, तो वो टारगेट किया है कि 175 गीगावाट की एनर्जी का प्रोडक्शन हम करेंगे, ठीक है, फॉर द ईयर 2022। बट रिसेंटली मैंने एक लेक्चर लिया है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, COP26 का। COP26 में इंडिया ने अपने टारगेट को इंक्रीज़ किया है, इंडिया ने अपने टारगेट को इंक्रीज़ किया है। तो वो चीज़ आप उस लेक्चर में देखिएगा जाकर के, आपको पूरा डेप्थ में वो चीज़ पता चलेगा। एंड दैट टारगेट इज़ अप टू 2030 इंडिया ने अपना टारगेट रखा है वो। देन 20 गीगावाट्स की जो सोलर पावर एनर्जी की कैपेसिटी है वो इंडिया ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्या इंडिया ने अपने सारा टारगेट जो 175 गीगावाट्स का है उसे अचीव कर लिया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो फार इंडिया हैज़ अचीव 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी, तो ये आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो एक्चुअल में हमें मेंस के लिए या फिर एक आंसर लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे कि जो यूएसए ने अभी हालिया में इसे ज्वाइन किया है, ये अभी ही क्यों ज्वाइन किया है, इससे पहले क्यों ज्वाइन नहीं किया था, एंड जो यूएसए ने ज्वाइन किया है इसके इम्प्लीकेशंस हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए क्या होने वाले हैं, ये दो इन्फॉर्मेशन को हम जानेंगे। पहली चीज़ तो ये कि यूएसए ने इसे अभी क्यों ज्वाइन किया, पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया था।
तो अगर आपको पता होगा तो अभी यूएसए में हालिया इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद बाइडेन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। और पहले जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो वो तो जग ज़ाहिर है ट्रम्प साहब थे। अब ट्रम्प साहब जो थे ही वॉज कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के लिए केवल और केवल पैसा मायने रखता है, पैसा है तो सब कुछ है। ट्रम्प का ये मानना था कि जो इन्वायरमेंट चेंज है ये तो कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इनका कोई भी वो नहीं था, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप इन्होंने नहीं लिए थे ग्लोबल वार्मिंग को कर्टेल करने के लिए। तो एक रीज़न तो ये था कि अभी तक यूएसए ने ये ज्वाइन क्यों नहीं किया था, ड्यू टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प इसको लेकर के बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे, कोई भी क्लाइमेट जो भी इनिशिएटिव होते थे। इवन आपने देखा भी होगा पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई। फिर जब बिडेन आए तो बिडेन के ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब क्योंकि यूएसए जो था उसका एक ग्लोबल प्रेजेंस है, तो अगर बिडेन इसको ज्वाइन ना करते तो एक ये हो जाता कि एक बहुत ही बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यूएसए नहीं है। तो उस तरीके से एक यूएसए का अपना रेप्यूटेशन कि वो इन्वायरमेंट को लेकर के इतना ज़्यादा कह सकते हैं सहज नहीं है या फिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो ये आगे चल के यूएसए की इमेज को और ख़राब करता है। तो ये चीज़ तो पहली चीज़ कि बिडेन ने जो फैसला लिया है इट वाज अगेंस्ट द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई होता है फिर से एक बार, जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, कि यूएसए क्लाइमेट का इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा परवाह करता है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। देन नेक्स्ट, यूएसए ने अभी क्यों ज्वाइन किया, तो अभी आपने देखा होगा जो COP26 हुआ था। COP26 में कंट्रीज़ ने प्लेज किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी इन्होंने प्लेज किया कि ये नेट कार्बन एमिशन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे। तो अगर कार्बन एमिशन की न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको अच्छी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी उसके लिए, और आपको अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल के अलावा। तो फॉसिल फ्यूल के अलावा अल्टरनेटिव सोर्स हमारा फ्यूल क्या हो सकता है, सोलर पावर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, है ना। तो एक यहाँ से आप एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं कि यूएसए ने इसे क्यों ज्वाइन किया। उसके पीछे का एक रीज़न ये था कि जो COP26 में डेवलप्ड नेशन ने अपने ऑब्लिगेशंस जो अपने ऊपर लिए कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर अपने आप को अग्रसर करेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे होल वर्ल्ड और इंडिया के लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यूएसए के ज्वाइनिंग की वजह से होगा, दैट इज़ योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका पैसा, यूएसए आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अच्छा खासा वो पैसा इन्वेस्ट करेगा दूसरे नेशंस में, जिससे उन नेशंस का भी जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे, और यूएसए का खुद का भी जो क्लाइमेट की तरफ एक पॉजिटिव नेचर है वो भी बनेगा। तो यूएसए के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होंगी सारे डेवलपिंग नेशंस को, और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी, और पैसा जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देन जो कोलैबोरेशन है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ रिलेटेड टू योर कार्बन एमिशन, ये बढ़ेगा और ज़्यादा से। और एक ग्लोबली जो एक ऑब्लिगेशंस हैं अलग अलग डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, यूएसए के ज्वाइनिंग से उन पे और स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि अब यूएसए ने इसे फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। तो अब जो बाकी के डेवलप्ड नेशंस हैं जो इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, जो केवल नेम सेक के लिए तो इसमें ज्वाइन थे बट उतना ज़्यादा अपने आप को इसमें इंडल्ज नहीं कर रहे थे, दे विल बी इंडल्जिंग मोर, क्योंकि अब यूएसए ने ज्वाइन कर लिया है। वही होता है ना कि एक बड़ी जब मछली पिंजरे में आती है तो बाकी जितनी छोटी मछलियाँ होती है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि अब हमें बचना पड़ेगा वरना फिर हम मार दिए जाएंगे। तो वो एक पॉइंट आप ले सकते हो कि दूसरे भी नेशंस पे अब इसका थोड़ा दबाव पड़ेगा, और जो नेशन ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया था आईएसए को, तो उन नेशंस के ऊपर भी एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनेगा कि अभी यूएसए ने ज्वाइन कर लिया है तो वी शुड ऑल्सो ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होल लेक्चर। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको और कोई लेक्चर्स जानने हैं या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। तो ये था इस टॉपिक के बारे में एक इन डेप्थ एनालिसिस, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू।